हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अखिलेश पटेल आज आप लोगों के लिए फिर जीके जीएस का एक सेशन लेके आया हूं। ठीक है दोस्तों, जीके जीएस का क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों आइए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में सीधे। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस देश में अलिखित संविधान है, अनरिटेन। ठीक है दोस्तों, किस देश का ऐसा संविधान है जो अलिखित है, जो लिखित नहीं है। तो इसका सही आंसर नोट करिएगा दोस्तों, यूके यानी ब्रिटेन। जो ब्रिटेन का संविधान है दोस्तों वो अलिखित संविधान है, लिखा नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। और साथ ही आप लोगों ने सुना होगा जो इंडिया का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यह घोषणा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए सरकार है, किसके द्वारा की गई थी। यह घोषणा की लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए सरकार है, किसके द्वारा की गई थी। यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का सीधा मतलब यही होता है कि ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, यानी कि लोगों के द्वारा चुना जाएगा और लोगों के लिए ही काम करेगा और आगे चलकर वह लोगों के लिए बारे में ही सोचेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है यह किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है आपका जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ये स्टेटमेंट आपके अब्राहम लिंकन ने दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने ये है कि भारतीय राजनीति में कौन सर्वोच्च है। जो इंडिया की राजनीति है उसमें सर्वोच्च स्थान पर कौन आता है। संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म, इनमें से कौन ऐसा है जो भारतीय राजनीति में सर्वोच्च है, सुप्रीम है। तो दोस्तों, आप लोग देखे होंगे ये जो ट्राईपार्ट हम बना रहे हैं, सबसे नीचे आपका स्टेट आता है, उसके बाद सेंटर आता है, उसके बाद एससी यानी सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद आपका आता है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, इस हिसाब से सबसे निचला पार्ट आपका स्टेट हो जाता है, दूसरा सेंटर हो जाता है और तीसरा सुप्रीम कोर्ट होता है। और आपका जो सबसे सुप्रीम पर बैठा हुआ है वो आपका क्या है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कौन है। तो इसका सही आंसर आपका होगा कि संविधान। अगर दोस्तों संविधान ऑप्शन में नहीं रहेगा तो यहाँ मैंने बता दिया कि स्टेट, सेंटर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो दोस्तों, अगर संविधान ऑप्शन में नहीं है तब आप लोगों का होगा सर्वोच्च न्यायालय, तब सर्वोच्च न्यायालय आप मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। जो नवजात शिशु होते हैं, न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं, उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा जो वयस्क होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या 206 होती है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि जो नवजात शिशु हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 94 हड्डियां ज़्यादा होती हैं वयस्क के मुताबिक। ठीक है दोस्तों, तो आप 206 में जोड़ दीजिए 94। तो दोस्तों, आपका सीधा आंसर हो जाएगा कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। कौन से नेता थे जो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो सिंपल सा इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सरदार की उपाधि पटेल जी को मिली थी वो
बारदोली सत्याग्रह में ही मिली थी वहाँ की महिलाओं के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीकर कब सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है? स्पीकर कब अपने सदन में मताधिकार का प्रयोग कर सकता है? तो जो स्पीकर होता है दोस्तों, वो आपका देखे होंगे तो स्पीकर आपका अध्यक्ष होता है। कहाँ का अध्यक्ष होता है? तो लोकसभा में भी स्पीकर होता है और विधानसभा में भी होता है। कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा, कि कहा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा में क्या होते हैं? तो आपको पता होगा कि राज्यसभा में सभापति होते हैं। सभापति कहाँ होते हैं? तो सभापति आपके राज्यसभा में होते हैं। वह विधान परिषद में तो दोस्तों विधान सभापति या स्पीकर सामान्यतः मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन जब दोनों सदनों में दोस्तों बहुमत से मतदान हो रही होती है और उस दौरान जब मत बराबर हो जाता है, जब मतों की संख्या बराबर हो जाती है, दोनों तरफ से टाई अप हो जाता है, तो जो स्पीकर होता है आपका उस समय अपना निर्णायक मत देता है। यानी जो स्पीकर है सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग तभी करता है जब केवल मतों की बराबरी की स्थिति में, ठीक है दोस्तों, मतों की जब बराबरी हो जाती है दोनों सदनों में, तब स्पीकर अपने मत का प्रयोग करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? जो मोमबत्ती जलती है वह निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। जिन्होंने उत्तर मार दिया है वो अब मिलान करिएगा, हम आंसर बताने वाले हैं आप लोगों को दोस्तों। तो जो मोमबत्ती का जलना है दोस्तों आपका वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, केवल रासायनिक परिवर्तन है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है तो किसी भी पदार्थ का जो रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके बाद वह पदार्थ अपने मूल रूप में नहीं आ पाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप मोमबत्ती अगर जला के छोड़ देंगे तो मोमबत्ती जल के ख़त्म हो जाएगी, वह पुनः उससे आप मोमबत्ती बना नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है कि जब पदार्थ का रूपांतरण दूसरे रूप में हो जाता है तो वह पुनः अपने अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लियाकत अली इलाहाबाद, लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहेब अवध, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। जो इनमें से नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति में दोस्तों, तो वह किस किस जिले से किए थे उसका आपका मिलान दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो लियाकत अली थे वो इलाहाबाद से नेतृत्व किए थे, सही है आपका। लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, झांसी से नेतृत्व की थी। नाना साहेब आपका अवध से नेतृत्व नहीं किए थे दोस्तों। नाना साहेब कहाँ से किए थे दोस्तों? नाना साहेब कानपुर से किए थे नेतृत्व 1857 की क्रांति में। और मौलवी अहमदुल्ला आपका फैजाबाद से किए थे, ये भी आपका सही है। तो इसका जो आंसर आपका होगा कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये हैं आपके नाना साहेब जो अवध ये दिया है, ये अवध गलत होगा, यहाँ आप लोग का कानपुर रहेगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है पूछा है दोस्तों। तो जैसा कोई आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों? 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है भारत की होकर जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपका एक ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जो आपका ट्रिक वो है वो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि जो ये ट्रिक है 8 राज्यों को याद करने के लिए वो ये है, 1 मिनट रुकिएगा,
जो भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, उसके लिए एक ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो है मित्र से हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है दोस्तों, 8 राज्य हैं जहाँ से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। लेकिन दोस्तों ये ट्रिक वहाँ फेल हो जाएगा जब आपसे पूछ देगा सीक्वेंस वाइज कि पश्चिम से पूरब की तरफ के राज्यों को बताइए या पूरब से पश्चिम के राज्यों को बताइए। लेकिन आपको 8 राज्यों का नाम यहाँ से इस ट्रिक से याद हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर जो नाम नहीं आया है वो आपका है उड़ीसा, यानी कि जो कर्क रेखा है आपका उड़ीसा से होकर नहीं जाती है, राजस्थान से तो जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, त्रिपुरा से जाती है। ठीक है दोस्तों, 8 राज्यों से आपका कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपका मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और ये आपका है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा पश्चिम से पूरब का क्रम, तो देखिए दोस्तों जो पश्चिम से पूरब का क्रम आपका होगा वो ये होगा, जो सबसे पश्चिमी राज्य आप लोगों का पता होगा कि सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। ठीक है, गुजरात में कर्क रेखा प्रवेश करती है, उसके बाद आपका राजस्थान में जाती है, फिर एमपी में जाती है, मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में जाता है आपका, फिर आपका अगला जाता है झारखंड में जाता है, उसके बाद आपका जाता है पश्चिम बंगाल में, फिर त्रिपुरा में जाता है और उसके बाद मिजोरम में जाता है। ठीक है, मिजोरम से निकल जाता है। इस तरह आपका जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है वो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए दोस्तों, इसका आप लोग आंसर करिए दोस्तों, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या सही होगा। आई होप आप सभी लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ 18 वर्ष या इससे ऊपर, तो 18 वर्ष से किसी भी राजनीतिक स्थिति में आप नहीं आ सकते हैं, केवल आप मतदान कर सकते हैं अगर आपकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर है। तो पहला ऑप्शन आपका हो नहीं सकता दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है आपका 19 वर्ष या इससे ऊपर, तो भी ये आप मतदान की स्थिति में ही आ सकते हैं, इसमें भी। तीसरा ऑप्शन है आपका 21 वर्ष या इससे ऊपर, यही आपका ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तब आपकी मिनिमम आयु जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए या इससे ऊपर होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कम से कम 25 वर्ष, तो 25 वर्ष कम से कम आपका अन्य सदस्यों के लिए है, जो सांसद बनते हैं उनके लिए है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सही होगा 21 वर्ष या इससे ऊपर। ठीक है दोस्तों क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स आल्सो। ठीक है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।